हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिंजल की डिजीज़ेस के बारे में। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ब्रिंजल की दो इंपॉर्टेंट डिजीज़ेस के ऊपर फोकस करना है। पहली है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड सेकंड है फोमोप्सिस ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल, और इसे हम फोमोप्सिस रोट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। डिस्कस करते हैं लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल के ऊपर। देखो, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर लिटिल लीफ का मतलब क्या होगा कि इस बार ब्रिंजल का जो पौधा है उसमें पर्टिकुलरली जो लीव्स हैं उनकी साइज़ जो है वो बहुत छोटी हो जाएगी। साइज़ छोटी होगी, इंटरनोड्स की साइज़, आपको पता है कि इंटरनोड्स किसे कहते हैं। जैसे ये सपोज कोई प्लांट है, इसमें ये जो दो जगह पे नोड्स हैं, इन दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंटरनोड्स बोलते हैं। तो इंटरनोड्स जो है वो छोटे हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो प्लांट की हाइट है वो रिड्यूस हो जाती है। अब देखो, होता किससे है ये लिटिल लीफ जो है वो फाइटोप्लाज्मा से होता है। और आप सभी को पता है कि अगर हम वायरल डिजीज़ की या फाइटोप्लाज्मा की डिजीज़ की बात करेंगे तो इसके लिए कोई ना कोई वेक्टर होगा जो इनको स्प्रेड करने में हेल्प करेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको जैसा नेम से सिम्टम्स पता लग रहे हैं वो सारे सिम्टम याद रखने कि स्मॉल और लिटिल लीव्स रह जाएंगी, इंटरनोड्स बहुत शॉर्ट हो जाएंगे, इसलिए प्लांट भी शॉर्ट रह जाएगा। या तो यहाँ पर फ्लावरिंग होगी ही नहीं, अगर फ्लावर्स बने तो वो ग्रीन ही रह जाएंगे। फ्रूटिंग भी नहीं होगी क्योंकि फ्लावर्स का ही फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो फ्रूटिंग कैसे होगी। अगर बाई चांस कुछ कंडीशंस में एक दो फ्रूट बन भी गए तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे, ये जो फ्रूट्स हैं ये मैच्योर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर ये आप सिम्टम्स देख सकते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के। फिर है कि जो पैथोजन है वो, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि फाइटोप्लाज्मा से हो रहा है तो पर्टिकुलरली फ्लोएम सीव ट्यूब्स के अंदर ये सर्वाइव करता है। स्प्रेड जो है उसके लिए आपको एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है फाइटोप्लाज्मा को। तो इस पर्टिकुलर डिजीज़ को, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल को, जैसिड जो है वो ट्रांसमिट करता है। इसी के साथ में एम्पोस्का डेविस्टांस जो है वो भी इसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, पर आपको जैसिड जो है वो याद रखना है। दूसरा, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल वेराइटीज़ हैं वो है पूसा पर्पल लॉन्ग। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं पूसा पर्पल लॉन्ग। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दो तरीके की वेराइटीज़ हैं। एक है पूसा पर्पल लॉन्ग जो कि ससेप्टिबल वेराइटी है, यानी कि ये ग्रो करेंगे तो डिजीज़ का अकरेंस ज़्यादा होगा। और एक जो रेजिस्टेंट वेराइटी है वो है पूसा पर्पल राउंड, जिसको हम इस डिजीज़ से मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपको पता है हम टॉलरेंट वेराइटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे पूसा पर्पल राउंड हो गया, पूसा पर्पल क्लस्टर हो गया। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, अब क्योंकि फाइटोप्लाज्मा है और फाइटोप्लाज्मा के ऊपर पेनिसिलिन तो काम करता नहीं है, क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है। तो जो फाइटोप्लाज्मा है उसके ऊपर हम एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन को यूज़ करते हैं, तो 10 to 50 ppm ये भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। फिर हमारी नेक्स्ट डिजीज आती है फोमोप्सिस फ्रूट रॉट या फिर फोमोप्सिस ब्लाइट डिजीज। देखो, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बहुत बार न्यू टाइप में पूछा जाता है कि फोमोप्सिस ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल जो है वो किसकी वजह से होता है, तो आपको याद रखना है फोमोप्सिस वैक्सेंस की वजह से होता है। इस डिजीज़ को सबसे पहले गुजरात में रिपोर्ट किया गया था। और ये जो पैथोजन है ये किसी भी पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज के ऊपर, यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा कि प्लांट अपनी वेजिटेटिव स्टेज में चल रहा है या उसमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसी भी ग्रोथ स्टेज के ऊपर अटैक कर सकता है। इस डिजीज़ के सिम्टम्स दिख सकते हैं। होगा क्या कि लीव्स के ऊपर सर्कुलर टू इरेगुलर जो स्पॉट्स हैं वो बनेंगे। उसके बाद में जो ऑल्डर स्पॉट्स होंगे उनके ऊपर पिकनीडिया। अब आपको पता है कि पिकनीडिया क्या है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है पिकनीडिया, याद रखने हैं। तो सेवरेबल ब्लैक कलर के पिकनीडिया जो है वो फॉर्मेशन दिखेगा जो ऑल्डर स्पॉट्स होंगे उनके ऊपर। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है फ्रूट में वो कैलिक्स के थ्रू हो जाता है, यानी कि फ्रूट में भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और जो फ्रूट होते हैं वो स्मॉल पेल संकन कलर के स्पॉट्स उनके ऊपर देखने को मिलते हैं। पैथोजन की बात करें, जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है। सेप्टेट का मतलब आपको पता है कि जो पर्टिकुलर माइसीलियम, जैसे सपोज कि ये है तो ये कई तरीके से इसमें सेप्टा होते हैं, जिससे ये कई तरीके के उसमें पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इसके अलावा अगर इसके मोड ऑफ सर्वाइवल की बात करें तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि फोमोप्सिस ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल जो है वो एक सीड बोर्न डिजीज़ है। अब सीड बोर्न डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। जितनी भी सीड बोर्न डिजीजेज हैं उनके अगेंस्ट हम मैनेजमेंट के लिए एटलीस्ट हॉट वाटर ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम इसमें क्या होगा, सीड बोर्न है तो सीड होंगे, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोकुलम क्या होगा, कोनिडिया होंगे, जो कि या तो इरिगेशन वाटर के थ्रू या रेन के थ्रू जो एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर जो है वो इस डिजीज़ को फेवर करता है। मैनेजमेंट की बात करें तो हमने अभी देखा कि क्रॉप डेब्रीज को रिमूव कर देंगे। और सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट को।
ये आप देख सकते हैं, डिजीज फ्री सीड्स, हॉट वाटर ट्रीटमेंट 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। इसके साथ में थायोफिनोएट मिथाइल से हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कि हमने ब्रिंजल की 2 इंपॉर्टेंट डिजीजेस के बारे में देखा। सबसे पहला लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो कि फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि उसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो रहा है, मीन्स जेसिड के द्वारा हो रहा है। और सेकेंड हमने देखा कि फोमोप्सिस ब्लाइट जिसका कॉजल एजेंट जो है वो है फोमोप्सिस वैक्सीन्स। इसमें पिकनीडिया बनते हैं ब्लैक कलर के, जो कि पर्टिकुलर जो स्पॉट्स हैं उनके ऊपर दिखाई देंगे। और फोमोप्सिस ब्लाइट जो है वो एक सीड बॉर्न डिजीज है जिसके मैनेजमेंट के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं। एटलीस्ट इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए।